हाँ जी चलो, जी सर। हमारा अपना लास्ट क्लास में मर्सेंटाइल लॉ तक हो गया था ना, हमने किया था यहाँ तक। जी सर, मर्चेंटाइल लॉ हो गया था। आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक हमारा जेएचएल की क्लास में है, ये वाला चैप्टर हम आज फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो ही जाएगा ये चैप्टर हमारा आज। आज का जो टॉपिक हमारा है जूरी प्रूडेंस। जूरी प्रूडेंस जूरी प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, किसी लॉ की नॉलेज होना। नोट नोट अबाउट कि भाई आपको सारे सेक्शंस का पता है। नॉलेज का मतलब इसमें क्या होता है, नॉलेज का मतलब होता है कि एक आपको ओवरव्यू, एक पता है कि ये लॉ किस चीज के लिए है, क्यों एप्लीकेबल होता है। तो एक लॉ की आपको नॉलेज है, उसके बारे में आपको पता है कि भाई क्यों एप्लीकेबल होता है। अगर आपको इस चीज की नॉलेज है तो आपको बोलते हैं जूरिप्रूडेंस। जूरिप्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक सेक्शन का पता है या आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज है। नोट अबाउट दैट। इसका मतलब जब आपको एज अ जर्नल नॉलेज है। समझ आ गई जूरिप्रूडेंस का मतलब क्या होता है? जी सर। हाँ, जो जूरिप्रूडेंस है दो शब्दों से मिलकर बना। पहला मीनिंग है जूरिस और दूसरा मीनिंग है प्रूडेंस। जूरिस्ट एंड प्रूडेंस। जूरिस्ट का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज, अगर इसको बात करें जूरिप्रूडेंस, इट मींस द नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिप्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। इट मींस द नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिप्रूडेंस का मतलब ये नहीं होता, जूरिप्रूडेंस is not about any particular statute or rule but of the law in general। मतलब आपको किसी लॉ का पता है, जर्नल लॉ का पता है। इट इज नॉट अबाउट कि आपको किसी एक्ट का पता है, आपको किसी सेक्शन का पता है, वो चीज नहीं बात करता ये। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कंपनी लॉ, कंपनी लॉ की आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी लॉ क्या है, किन पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, किन किन कंपनीज पे कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर आपको इन चीजों का पता है तो आपको उस चीज की जूरिप्रूडेंस है। मतलब आपको एक कंसेप्चुअल, एक प्रिंसिपल्स, एक फिलोसफी आपको पता है कि वो आपको इस चीज की नॉलेज है। समझ आ गई बात? क्लियर है? जी सर। हाँ, ये जूरिप्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई। सर ये हाँ, क्या कह रही हो सिमरन? सर ये वाला टॉपिक बुक में है, ये वाला टॉपिक बुक में है, हाँ, बुक में तो दिख नहीं रहा। बुक में है ये टॉपिक जूरिप्रूडेंस। बुक में जूरिप्रूडेंस वाला टॉपिक बुक के अंदर है। सर पेज नंबर बता सकते हैं मुझे? मुझको पेज नहीं मिल नंबर रहा। इसमें लास्ट में मिलेगा ना आपको, लास्ट में नहीं है? नहीं सर है नहीं बुक में। नहीं, इसमें आप ढूंढो, आप मिलेगा इसमें आपको। बुक में है नहीं। बुक में यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सोर्स ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ, लॉ तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नहीं है। स्टार्टिंग में चेक करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ। डेफिनेटली होगा। हाँ जी, स्टार्टिंग में है ना? हाँ जी। हाँ, जूरिप्रूडेंस क्या होता है? जूरिप्रूडेंस का मतलब होता है जूरिस, लॉ की नॉलेज होना। आपको एक लॉ की जर्नल नॉलेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी लॉ क्या है, कंपनी लॉ कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कैसे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्शन आने चाहिए कि बताओ सेक्शन 139 क्या कहता है, सेक्शन ये क्या कहता है। इट इज नॉट अबाउट दैट। एक जर्नल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द जूरिप्रूडेंस। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ जूरिप्रूडेंस हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज द बाउंड्री ऑफ दिस डिसिप्लिन हैज नॉट रिजिड। जूरिप्रूडेंस जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो ये मीनिंग है, पहले कुछ और था, आज कुछ और है, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। जूरिप्रूडेंस का मीनिंग कोई रिजिड नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट मीनिंग नहीं है, वो चेंज होता रहता है। इट इज फ्लेक्सिबल। However, the term jurisprudence is defined, it remains a study relating to law।
अगर आपसे कोई जूरिप्रूडेंस पूछे तो क्या बोलोगे आप? इट इज अ स्टडी रिलेटिंग टू द लॉ। जूरिप्रूडेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्टडी relating to the law. हाँ, स्टडी रिलेटिंग टू द लॉ। समझ आ गई? जी सर। The word law हाँ जी सर। itself is used to refer more than one thing. Hence, one of the first half of jurisprudence is to attempt to throw light on the nature of law. jurisprudence का मतलब क्या होता है कि jurisprudence का मतलब ये होता है कि कोई लॉ आपके आगे है ना, पहले आपको उसकी एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई ये लॉ है क्या, ये लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, क्यों है, कि क्या कुछ इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। लाइक हमें इंडेक्स की तरह होता है कि भाई एक लाइट देना जिससे आपको लॉ के नेचर का पता चले। जैसे कंपनी लॉ है, आपको ये पता है कि कंपनी लॉ एक कॉर्पोरेट लॉ है। कंपनी लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शन है, कंपनी लॉ के अंदर कितने चैप्टर हैं, कंपनी लॉ के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं, कंपनी लॉ कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपको इस चीज की एक नॉलेज है, हम ये कह सकते हैं कि आपको इसकी एक जूरिप्रूडेंस समझ आ गई, आपको लॉ के बारे में एक क्या है, बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज है। क्लियर है? जी सर। हाँ। यस सर। However, various theories define the law in their own way, and this lead to a corresponding jurisprudential study. मतलब हर एक जूरिस्ट ने, हर एक थ्योरिस्ट ने, जो लॉ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने लॉ की अलग अलग अपनी वे में एक कुछ ना कुछ बताया है, लॉ को डिफाइन किया। इसका मतलब क्या है कि उनको अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया है, एक लॉ को जूरिप्रूडेंशियल स्टडी किया है। उनकी अपनी एक लॉ की बेसिक नॉलेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेसिक नॉलेज की वजह से बताया कि ये लॉ है क्या, और उससे उसकी डेफिनेशन। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ। हाँ जी। According to the Salmon, in the widest of its application, the term jurisprudence means the science of law. सॉलमैन ने क्या बोला? सॉलमैन ने बोला कि भाई जो जूरिप्रूडेंस है वो क्या है? जूरिप्रूडेंस मींस द साइंस ऑफ लॉ, यूजिंग द वर्ड लॉ इन दैट वेग एंड जनरल सेंस। मतलब जो सोलमन कहता है, सोलमन का मतलब है कि ये कहता है जूरिप्रूडेंस मींस द साइंस ऑफ लॉ, लॉ। साइंस ऑफ लॉ, law using the word law in that vague and general sense in which it include all species of obligatory rules of human action। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ जो वर्ड है उसको इस तरह से एक जनरल सेंस में लेके आना जिसमें क्या है, एक ह्यूमन एक्शंस के जितने भी रूल्स हैं उनको क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, मतलब कायदे कानून। तो लॉ क्या है? एक साइंस ऑफ लॉ है। जूरिप्रूडेंस क्या है? एक साइंस ऑफ लॉ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉ है क्या, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेटरी रूल्स होते हैं कि भाई क्या एक पर्सन कर सकता है, क्या एक आदमी नहीं कर सकता, वो किसके अंदर बताया गया होता है, उसको जानना क्या होता है, जूरिप्रूडेंस होता है, एक नॉलेज होना। समझ आ गई? जी सर। हाँ। Professor Julius Stone defined jurisprudence as the lawyer is extravention. लॉयर की अपनी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस। जूरिप्रूडेंस क्या है? लॉयर्स के द्वारा बताई गई दलीलें। लॉयर जो दलील देते हैं वो क्या है? वो जूरिप्रूडेंस है। उनको क्योंकि लॉ की नॉलेज होती है, वो दलीलें देते हैं, लॉ की, लॉयर्स की दलीलें होती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, jurisprudence is the lawyer's examination of the precepts, ideas and techniques of the law in the light derived from the present knowledge in the discipline other than the law। ये कहना चाह रहा है कि जो जूरिप्रूडेंस है वो लॉयर के द्वारा एग्जामिन की गई टेक्निक्स हैं लॉ के रिगार्डिंग, उनकी नॉलेज, जो उनकी प्रेजेंट नॉलेज है, जो उन्होंने प्रेजेंट नॉलेज से डिराइव की है, लॉ की कोई भी टेक्निक, लॉ का कोई भी आइडियल्स, लॉ की कोई परसेप्शन, वो सब किस में आता है? वो जूरिप्रूडेंस में आता है। मतलब इट इज ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ। तो आपको ये याद करना है। समझ आ गई?
समझ आ गई जी सर। सिमरन? हाँ जी सर। कोई डाउट? ये पूरी याद हाँ जी करना सर। पड़ेगा जी। आपको ये याद करना पड़ेगा, आप इसको लर्न करना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जूरिप्रूडेंस का आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। अब चलो ठीक है, जी सर। अब ये तो नहीं लिख सकते ना एग्जाम के अंदर जूरिप्रूडेंस क्या है। जूरिप्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ लॉ। अब यार आगे कुछ लिखने के लिए आपको सॉल्वेंट की थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, सॉल्वेंट ने क्या बोला है, या आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने क्या बोला है। क्लियर है ना? और ये तभी लिख पाओगे जी जब सर। आपको पढ़ना याद किया होगा कि भाई इन्होंने क्या बोला। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, जूरिप्रूडेंस की, इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है सर। समझ आ गई? क्लियर है? यस एनी सर। डाउट? हाँ जी सर। खुश हो आप लोग? जी सर। और बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? मैंने कभी नहीं पूछा यार तुम बच्चों से कि कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। तो बस चल रही है। हाँ भाई सिमरन, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? मेरी तो सर बहुत बिजी चल रही है। वो तो मैं समझ मेरी सकता तो हूँ। मेरी दिन तो में बहुत सारे ज्यादा बिजी है, मेरे पास दिन एक में सारा दिन मिनट। आप बच्चों को पढ़ाते हो, फिर उसके बाद खुद पढ़ते हो आगे। वैसे आप क्या पढ़ाते हो, हाँ जी क्या एरिया है आपका? स्पीकिंग? सर, मैं आइल्स टीच करती हूँ। तो सारा कुछ, सब कुछ सभी कुछ, करवाते हो उसमें? ऑल टीचिंग, मॉड्यूल। लिसनिंग विसनिंग सब हाँ जी कुछ सर, कराते हो? ये क्लास में सारा कुछ करवाती हूँ। अच्छा, तो आपको आईएलटीएस तो की। मैं भी अपने भाई बहनों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप भी अपने भाई बहनों को पढ़ाते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिमरन जो क्या कहते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इसमें एज अ आईएलटीएस ट्रेनर में? सर कितना? ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल? ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो ये लुधियाना में ही आपका इंस्टीट्यूट हुआ? क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है? हाँ, सुनना सुना टचस्टोन एजुकेशनल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वही सही है यार, बढ़िया है। आईएलटीएस आपने दे रखा है ना? हाँ जी, मैंने आइल्स दे रखी है। कितने बैंड आए थे? मेरे 7 आए थे। कितने? 7.5? 7 7 7। 7। 7 में तो कनाडा वनाडा का वीजा अच्छे से लग जाता है ना? हाँ जी, आराम से लग जाता है। हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी दिया था, अभी वो गई है कनाडा में, वैंकूवर में गई है वो। 7.5 आए थे उसके। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी स्टडी के लिए ही गई है वहाँ मेरा पे। भी पहले था प्लान, बट अभी नहीं है। हाँ? पहले था मेरा प्लान बाहर जाने का, बट अभी नहीं है। क्यों? बाहर चले जाओ यार, बाहर जाने का क्यों मन नहीं है? बाहर कुछ नहीं है। वो तो है, पता है, मैं काफी बच्चों जैसे बहन का फोन आता रहता है ना, तो मैं देखता हूँ यार वहाँ लड़कियां वेली पड़ी हैं पिछले कुछ चार नहीं चार पांच है, महीनों बहुत से। है। Full time है वहाँ पे। वैंकूवर में वेली पड़ी है लड़कियां वहाँ पे 4 महीनों से। मैं पूछ भी रहा था कि यार क्या काम ही है क्या इनके पास, कहते कि इनको मिल नहीं रहा अभी इनके अकॉर्डिंगली काम वहाँ पे। इधर से भेजना पड़ता है पेरेंट्स को, हाँ, वो तो है, काफी तो दिक्कतें हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा अच्छा, मंशा तुम चली जाओ बाहर यार। सर मैं तो चली जाऊँ, मेरी तो ख्वाहिश है जाना, लेकिन हाँ? घर वाले नहीं है सही है। सर मैं तो चली जाऊँ बाहर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ अच्छा, दुबई साइड, कतर तो दुबई साइड। में क्या करोगे तुम? दुबई में क्या करोगे तुम वहाँ जाके? मैं घूम फिर के वापस आ जाऊँ। अच्छा, चलो यार कोई नहीं। जी सर। अगर मैं सीएस ना बनता तो मैं फॉरेन सर में ही होता। अच्छा सर। हाँ, सर अगर मैं सीएस करके आप दुबई आप तो जा सकते हो ना, कैसे? देखो वहां पर सीएस, भी तो लॉ। का ये है कि कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद, जैसे दुबई हो गई, दुबई या सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर आप कर सकते हो जो, बट इतना वो नहीं है आपको अलग से। अगर आपको बीइंग एज अ सीएस की तरह पूरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम करना है, तो आपको एक एडिशनल क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक एडिशनल डिग्री होनी चाहिए चार्टर्ड सेक्रेटरी। ठीक है ना? अगर आपको फॉरेन जाके, जैसे लंदन में जाके, सिंगापुर में जाके, ऑस्ट्रेलिया या तो अमेरिका आपको साइड में फिर अपनी कंट्री में ही करना हो, अपनी कंट्री में नहीं मिल सकती फिर हमें? चार्टर्ड सेक्रेटरी। हाँ जी। नहीं, ये फॉरेन की है चार्टर्ड सेक्रेटरी, ये वो यूरोप टेरिटरी के लिए है। फिर सब में सीएस करके अपनी कंट्री में ही जॉब करनी है, अपनी देखो कंट्री में नहीं कंपनी हम कर सेक्रेटरी सकते जो है क्योंकि कंपनी। इंडियन,
देखो कंपनी सेक्रेटरी जो है, जैसे भारत के क्या है, इंडिया के एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं ना, वो इंडियन कानून जो लॉ पढ़ते हैं, ऐसे ही हम हैं, हमें सिर्फ नॉलेज जो है, हमें इंडियन लॉ की नॉलेज है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ जो हम पढ़ते हैं। अब हर एक कंट्री हाँ के, जी, हर एक एरिया के अपने अपने क्या है, लॉ है, होते अलग हैं। अलग है। अगर आपको लंदन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको वहाँ के लॉ का नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले उसके लिए लॉ के 2-3 पेपर देने पड़ेंगे, जो हाँ जी, 2 पेपर है, और 2 पेपर देने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द चार्टर्ड सेक्रेटरी, आप चार्टर्ड सेक्रेटरी बन जाओगे। फिर वहाँ की थोड़ी जो फॉर्मेलिटीज होती है, ट्रेनिंग व्रेनिंग जो भी होगा आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कि वहाँ पे आप काम वाम करने के लिए। बट हाँ जी। कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री से स्कोप नहीं है इतना। वो है नहीं कांग्रेस, फिर हम क्यों कर रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री का इंडिया के अंदर देखो, हर एक, जैसे क्या है, एडवोकेट है, वो इंडिया लेवल तक ही अपना क्या कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी ये नहीं है कि कंपनी हाँ सेक्रेटरी जी, का फॉरेन में काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, अपनी मैं कंट्री में ही बोल रही हूँ कि अपनी कंट्री में ही। मैं आपको एक फंडा बताता मैं हूँ। फॉरेन का नहीं बोल रही। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं एक कंपनी में, दुबई की कंपनी थी, ईमार, अगर नाम सुना हो तो। कौन सी? ईमार, जी सर, जी सर, जी सर। बुर्ज सर खलीफा। मैंने रिसेंटली इसमें इंटरव्यू दी वो है। तो सर। इस किस, रिसेंटली इसमें ईमार सेल्स में? की पोजीशन के लिए मेरी इंटरव्यू। हाँ जी। कौन, कहाँ पे, कौन सी, मोहाली में? बात है मैम। रिसेंटली अभी मेरी ऑनलाइन हुई थी इंटरव्यू, तो मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मुझे बोल रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था। नहीं, ईमार का कहाँ पे, मोहाली ऑफिस या गुड़गांव? दुबई के लिए, दुबई के ऑफिस के लिए पोजीशन है। अच्छा, सेल्स दुबई, एग्जीक्यूटिव दुबई की। के लिए, हाँ। बेसिकली हाँ जी, ईमार दुबई की कंपनी है। जो हाँ बुर्ज जी, खलीफा डेवलप बना रखा है ना, ईमार ने बना रखा है। आपने कई बार बुर्ज हाँ जी, खलीफा की जी बिल्डिंग सर। पे ईमार का नाम भी देखा होगा, है ना? हाँ जी, इंडिया के जी सर। अंदर ईमार और एमजीएफ 2 कंपनी थी, जॉइंट वेंचर। ओके सर। हाँ, अब तो इनका डीमर्जर हो चुका है। डीमर्जर के बाद आई वाज द पार्ट ऑफ, जो मैं कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर था, एमजीएफ के अंदर। जब मैं अपनी प्रैक्टिस से पहले किसमें आया, जब मैं अपनी प्रैक्टिस से पहले आया था, जॉब की मैंने 3 साल, तो मैं एमजीएफ के अंदर था, इस कंपनी के अंदर। तो मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी का फॉरेन में कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ अब जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या होता है। पहला, जो मैंने एक्सपीरियंस किया 3 साल में जॉब के अंदर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ईमार, क्योंकि ईमार दुबई की कंपनी थी और एमजीएफ इंडिया की कंपनी थी, ये दोनों मिलके इंडिया में बिजनेस कर रहे थे। बट क्या हुआ, इनका हो गया डीमर्जर। डीमर्जर समझते हो ना क्या होता है? हाँ जी, ईमार अलग हो गया और टीम। एमजीएफ अलग हो गया। ईमार अलग हो गया, एमजीएफ अलग हो गया। अब क्या होता था, लेकिन एसेट का जब बंटवारा होना था, प्रॉपर्टी का, लैंड का जब बंटवारा होना था, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट, केस चला गया एनसीएलटी में। एनसीएलटी में केस आज तक चल रहा है, अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ। प्लस अभी केस लंदन में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? लंदन। हाँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रहा है। तो क्या होता है, कोई भी, आप फॉरेन में जाके, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का, मान लो कि चलो फॉरेन में जॉब नहीं कर सकता,
बट फॉरेनर्स तो होते हैं ना जो इंडिया में बिजनेस शुरू करते हैं। जी सर। मान लो किसी यूएस के बंदे को इंडिया में बिजनेस करना है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं। किसी लंदन में किसी यूके के बंदे को इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया में कंपनी बनानी है, तो ये जो इंटरनेशनल काम जितना भी होता है जो इंडिया में आता है वो कौन करता है फिर? कंपनी से रिलेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किन्हीं सारी चीजें करती है। इनडायरेक्टली वे में मैं बात करूं, फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट सुना है? हम फॉरेन कंपनी पढ़ते हैं ना, फॉरेन कंपनी। जी सर। जी सर। हाँ, तो फॉरेन कंपनी जब इंडिया में बिजनेस करने आती है तो सबसे पहले उसको सीएस के थ्रू होके गुजरना पड़ता है कि भाई वो कॉन्टेक्ट वो देखती हैं कि कोई सीएस मिले जिससे हम काम करवाएं, और सीएस उसी हिसाब से उस फॉरेनर से अपनी फीस भी चार्ज करते हैं। तो बोथ अच्छा सर। प्रोफेशनल्स का ऐसा नहीं है कि इंडिया तक ही रिलेशन होता है कि सिर्फ इंडिया में ही काम करेगा। प्रोफेशनल्स का वर्ल्ड वाइड रिलेशन होता है। जहां भी इंडियन अफेयर्स के काम होंगे कहीं पे भी, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, कहाँ काम कर रही है? फॉरेन में काम कर रही है, लंदन में काम कर रही है, लेकिन है तो अब जैसे हम किसी कंपनी का नाम ले देते हैं, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी के मान लो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री के अंदर अपनी क्या है, ऑफिसेज है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ होता है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल उसी हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी का उसी हिसाब से जितना कंपनी की ब्रांचें वाइड होगी, जितना कंपनी का बिजनेस फैला हुआ होगा, कंपनी सेक्रेटरी का काम भी उतना ही फैला हुआ होगा। जब एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे बन जाती है, जब एमएनसी बन जाती है, तो उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी का काम भी वर्ल्ड वाइड हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी में हो, फिर उसी हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती है। आप अगर आप प्रैक्टिस में भी चले गए, मान लो प्रैक्टिस में गए आपने सीओपी ले लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप खुद का बिजनेस करने लगे, एज अ सीएस काम करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। आपने फॉरेन के मान लो क्लाइंट पकड़ लिए, कोई यूके का, यूएस का कोई क्लाइंट पकड़ लिया जिनका इंडिया में बिजनेस था। उन्होंने क्या कर दिया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया कि आप देखो हमारा बिजनेस, जितने भी कंप्लायंस है, जितने भी काम है, आप मैनेज करो। तो ये फॉरेनर उसी हिसाब से फिर फीस भी देते हैं इंडिया में बिजनेस मैनेज करने के लिए, इंडिया में सारा बिजनेस देखने हाँ के जी लिए। सर, आपने इंडिया की कंपनी में नहीं सोचा काम करने के लिए एज अ सीएस हाँ जी, इंडिया में? आपने इंडिया में नहीं ऐसे सोचा कि इंडिया में भी कोई कंपनी में एज अ सीएस की जॉब करने के लिए? कहाँ पे? मैंने यस आपने। मैंने बोला तो मैंने 3 साल जॉब की है। फिर जॉब के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं फिर लगा, आप फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया, फिर मेरा अपना, सर अभी आप प्रैक्टिस में हैं? अभी मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब फिर प्रैक्टिस मतलब ये अपना खुद का काम, मेरा अपना खुद का काम है। टीचिंग भी अच्छा करता अपना, हूँ, ठीक है। तो सर टीचिंग जॉब कर, ज्यादा बेटर रहती है कि प्रैक्टिस ज्यादा देखो दोनों में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर रहती है? मेरा मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग था। तो ये सिर्फ जॉब में बर्डन नहीं ना है मेरा मेरा इतना ज्यादा। एक्सपीरियंस अलग था, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्यों मैं थोड़ा सा जॉब साइड से अलग हो गया था। जिस कंपनी के अंदर मैं था, उस कंपनी के अंदर मेरा वर्किंग जो था, मेरा क्या, हम टीम के अंदर मतलब ये लगा लो 4 मेंबर थे सेक्रेटरियल टीम के अंदर। वी वर 4 मेंबर्स। एक तो हमारे हेड थे, 3 हम उसके अंदर वर्किंग थे। एक हेड कंपनी सेक्रेटरी था सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में, और 3 हम थे, हमारे एक हेड थे। तो कंपनी की जो सिचुएशन थी,
वो ऐसी हो गई थी, केसेस इतने हो गए थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस इतने हो गए थे, दिल्ली गुड़गांव के हर एक कोर्ट के अंदर, हर एक पुलिस स्टेशन में, एनसीएलटी में, हाई कोर्ट में, ईडी में, इंटरनेशनल लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट में, हर एक जगह पे कंपनी के केसेस। अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप सर्च भी करोगे ना, आपको पता नहीं कितने केसेस मिल जाएंगे, इमार एमजीएफ केसेस। सर फिर आप दुबई में ही रहते थे? नहीं, दिल्ली में। ठीक है। हाँ, इतने केसेस थे इमार एफजेएफ के, कोई 180 करोड़ का केस, कोई कितने का केस, कोई कितने केस, मतलब इतने केसेस हो चुके थे जिसकी वजह से हमारा जो वर्क लाइफ था, जो पर्सनल लाइफ थी, बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। हम रात के 2-2 बजे, 4-4 बजे सुबह, मतलब पूरा दिन काम करके अगले दिन 4 बजे भी ऑफिस में से आए हैं। इतना वो हो चुका था। संडे भी पूछ के जाना पड़ता था, संडे भी बोलना पड़ता था स्पेसिफिकली कि इस संडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा। अपने हेड को बोलना पड़ता था स्पेसिफिकली, सर इस संडे आई एम नॉट अवेलेबल, आई हैव सम पर्सनल वर्क, संडे को। अब ये बताओ कि जहां पर संडे को भी आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू वर्क। वर्किंग जो थी 24/7 की हो चुकी थी, कभी भी काम आ जाए, रात को 1 बजे भी मैसेज आ गया तो आपको अर्जेंटली देना पड़ेगा करके, इतनी अर्जेंसी। मतलब ऐसा होता था फटाफट 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 करो, जल्दी जल्दी करो। तो लाइफ ऐसी हो चुकी थी जिसकी वजह से आई वाज नॉट, नई नई शादी हुई थी यार। अब नई नई शादी होती है तो समझ सकते हो ना, तो टाइम भी देना होता है थोड़ा हाँ सा, जी। है ना। तो जब तो नई सर आप कहीं नई दूसरी कंपनी में देख लेते हैं? दूसरी कंपनी में फिर मैंने ना डिसाइड कर लिया था कि ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एकेडमिक में भी था, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना खुद का करूंगा। तो फिर मैंने अपना हाँ डिसाइड कर जी। लिया कि अपना खुद का करूंगा। सर तो अच्छा एक जनरल क्वेश्चन है सर हाँ जी, कि अपन मतलब कि सर एक नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चन है कि लोग ने ये कहते थे कि सीरियस मत करो, कोई मतलब नहीं है,